नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि जैसे ही रोहित उस केमिकल की फैक्ट्री के बाहर जाता है तब दमयंती शीला को एक इंजेक्शन इंजेक्ट कर देती है और वो कहती है कि मैं इस केमिकल को रिलीज कर रही हूँ। ये इंजेक्शन तो एक एंटीडोट है जिससे कि इस केमिकल का असर तुम्हारे ऊपर नहीं होगा, लेकिन तुम्हें अपनी एक्टिंग कंटिन्यू करनी है। और इधर दूसरी तरफ अब तक वो गुरुड़ भी स्वाति मल्होत्रा के पास जाकर स्वाति मल्होत्रा को वो मैसेज दे देता है, जिसे सुनकर अब स्वाति मल्होत्रा को बहुत ही गुस्सा आता है और अब वो अपनी मुट्ठियों को भींच लेती है। अब स्वाति को इतना गुस्सा आ रहा था कि अब वो उस गुरूर से कहती है कि तुम वापस जाओ, उन पर नजर रखो, मैं बस तुम्हारे पीछे ही आती हूँ, क्योंकि अब मेरा उस लोकेशन पर पहुंचना बहुत ही जरूरी है। वहां पर रोहित की जान को खतरा है और शायद रोहित अभी किसी ट्रैप में फंस चुका है। ये कहते हुए अब स्वाति बूढ़े बाबा से कहती है कि आप जल्दी से एक बड़ी गाड़ी लेकर वो पुरानी केमिकल फैक्ट्री में आ जाइए। मुझे कुछ अजीब लग रहा है, पता नहीं, मुझे कुछ शक हो रहा है कि वहां पर कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। शायद वहां पर रोहित की जान को भी खतरा हो। रोहित को ऐसे नहीं जाना चाहिए था। स्वाति की ये बात सुनकर अब बूढ़े बाबा अब जल्दी से दूसरी तरफ जाने लगते हैं। यहाँ स्वाति ने अच्छी तरह से अब अपने चेहरे को कवर कर लिया था ताकि जब वो वहां पर जाए तो उसे कोई भी पहचान ना सके। उसने अपने चेहरे को अच्छे से कवर करने के बाद अब वो जल्दी से अपने चोपर में बैठकर उस फैक्ट्री की तरफ जाने लगी। वहां दूसरी तरफ अब तक दमयंती देवी भी उस फैक्ट्री से बाहर आ गई थी। रोहित ने जब दमयंती को देखा तो उसने अब गुस्से से कहा, तुम सुधरोगी नहीं, ये शायद तुमने पूरी तरह से ठान लिया है, क्योंकि तुम्हें तो पिछली बार ही मार देना चाहिए था। अगर तुम्हें उसी समय मार देते तो शायद तुम दोबारा ऐसा करने के बारे में सोचती भी नहीं। रोहित मारवा की ये बात सुनते ही अब दमयंती कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं सुधरने वाली जब तक मैं तुम लोगों से बदला नहीं ले लेती, क्योंकि मेरी जंग जब तक जारी रहेगी जब तक मैं तुम लोगों को मौत के घाट नहीं उतार देती। अब चलो अच्छे बच्चे की तरह मुझे ये बता दो कि वो बच्ची कहाँ है जो तुमने आर्यन के साथ मनाली में मिली थी। दमयंती बस रोहित मारवा से यही बात तो निकलवाना चाहती थी, क्योंकि उसे तो बस तड़प थी तो अपनी बेटी लच्छो की बेटी से मिलने की, यानी कि अपनी नातिन से मिलने की। ये सुनते ही अब रोहित कोई भी जवाब नहीं देता है, क्योंकि रोहित प्रिंसेस लतिका के बारे में दमयंती को कुछ भी नहीं बताने वाला था। यहाँ तक कि ये राज उसने आज तक किसी को बताया भी नहीं था। तो दमयंती तो क्या चीज है जिसे वो प्रिंसेस लतिका के बारे में कुछ भी बताता। वो बस दमयंती को ही देखता है और अब वो बिना किसी एक्सप्रेशन के। यहाँ पर दमयंती अब रोहित से कहती है कि देखो, तुम मेरे पेशेंस को टेस्ट मत करो, मुझे बता दो कि वो बच्ची कहाँ है, नहीं तो इसका अंजाम बहुत ही बुरा होने वाला है और उसके बाद शायद फिर पछताने के अलावा कुछ भी ना रहे। दमयंती की ये बात सुनकर अब रोहित तेजी से उसके पास आता है और वो उसे अब एक जोर का एक थप्पड़ मारते हुए कहता है कि वैसे तो मैं औरतों पर कभी भी हाथ नहीं उठाता और शायद ना ही मुझे उठाना चाहिए, बट यू लेफ्ट मी विद नो ऑप्शन, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ रहा है क्योंकि तुम औरत के नाम पर एक थप्पा हो। रोहित के थप्पड़ से अब दमयंती देवी सीधा ही जमीन पर जाकर गिर जाती है, क्योंकि रोहित ने इतनी जोर से उसको जो थप्पड़ मारा था कि उसके थप्पड़ के जोर के वजह से ही वो सीधा ही जमीन पर गिरती है और अपने एक हाथ को अपने गाल पर रखकर बोले पड़े पड़े ही कहती है, मिस्टर रोहित मारवा, ये तुमने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। मैं बस तुमसे उस बच्ची के बारे में पूछ रही हूँ और तुम हो के उसे कुछ बताने के बजाय तुम अब हाथापाई पर आ गए हो। अब देखना तुम। ये कहते हुए ही अब दमयंती देवी अपनी जगह पर खड़ी होते हुए कहती है कि लगता है कि तुम्हें प्यार की भाषा समझ में आती ही नहीं है। मैंने सोचा था कि इस मामले को मैं थोड़ा सा आराम से हैंडल करूंगी, नहीं तो दमयंती देवी को किसी के सामने ऐसे आराम से बात करने की या झुकने की जरूरत ही नहीं है और तुमने तो सीधा मुझ पर हाथ ही उठा दिया। ये कहते हुए ही अब दमयंती देवी ने रोहित के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। तो वहीं रोहित मारवा ने भी उसका अच्छा डिफेंस बना कर रखा था।
रोहित ने भी अच्छा डिफेंस मैकेनिज्म को यूज करते हुए दमयंती को रोक कर रखा हुआ था, क्योंकि दमयंती जितने भी वार रोहित पर कर रही थी उसका हर एक वार खाली जा रहा था। वहां चिराग और अब्दुल भी उतने ही अच्छे से फाइट को अपने फेवर में उन्होंने भी कर लिया था, क्योंकि जितने भी वहां पर दमयंती देवी की सिपाहियां थी उन्हें वो भी अब यहाँ पर हारती हुई नजर आ रही थी। अब तक स्वाति का गरुड़ भी वहां पर वापस आ गया था, क्योंकि स्वाति ने उसे वहां का सब कुछ नजर रखने के लिए बोला हुआ था। वो इधर उधर अब उड़ने लगा कि वो जितनी देर तक यहाँ पर नहीं था यहाँ क्या हुआ था, वो अब इसलिए वहां पर उड़कर चारों तरफ देख रहा था कि तभी अब गरुड़ की नजर फैक्ट्री के पास बने एक घर के ऊपर जाती है। तो वो अब वो उस घर के ऊपर देखता है तो वहां पर एक और पंछी उस घर के ऊपर बैठा हुआ था। इसलिए अब वो गरुड़ उस पंछी से पूछता है क्या हुआ है यहाँ पर। गरुड़ के इस सवाल को सुनकर अब वो पंछी गरुड़ को आंखों में देखता है। अब तक सारा हाल वो गरुड़ को बता देता है। यहाँ फैक्ट्री के अंदर शीला जब ये देखती है तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है, क्योंकि शीला उस फैक्ट्री के अंदर से साफ साफ देख पा रही थी कि कैसे रोहित मारवा दमयंती देवी के साथ फाइट कर रहा था, और दमयंती देवी ऐसा लग रहा था जैसे उस फाइट में जल्दी से हार ही जाएगी। शीला आगे सोचती है कि ये दमयंती देवी तो किसी भी काम की नहीं है, इसको जहां भी भेजो वहां से बस इसे हार हाथ लगती है। लगता है अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, मुझे ही अपना कोई पैंतरा अपनाना पड़ेगा, इससे पहले कि हमारा प्लान आज भी फ्लॉप हो जाए। कि तभी अब शीला एकदम से जोर जोर से चिल्लाने लगती है। शीला अब जोर जोर से चिल्लाती है, बचाओ मुझे, प्लीज बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मेरा यहाँ पर दम घुट रहा है। शीला अब यहाँ पर अपनी एक्टिंग स्टार्ट कर देती है, कोई है जो मेरी आवाज सुन सकता है, हेल्प प्लीज हेल्प। यहाँ शीला की आवाज जब रोहित के कानों में फाइट करते हुए जाती है तो अब वो दमयंती को एक जोर से एक पंच मार देता है, और उस पंच की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा थी कि दमयंती अब खुद को डिफेंड ही नहीं कर पाती है, और वो सीधा ही अब जमीन पर जाकर गिर जाती है। क्योंकि रोहित ने यही सोचा था कि अगर वो ऐसे ही दमयंती देवी के साथ फाइट करता रहेगा तो शायद तब तक शीला मौसी के साथ अंदर पता नहीं क्या हो रहा होगा, शायद उनका दम घुट रहा होगा, जिसकी वजह से कहीं वो उनकी जान को खतरा ना हो जाए। इसलिए रोहित अब जल्द से जल्द उस फैक्ट्री के वो केमिकल की फैक्ट्री के अंदर जाना चाहता था। यहाँ शीला की आवाज सुनकर रोहित जब उस फैक्ट्री के अंदर जाने लगता है, लेकिन उस फैक्ट्री से अब केमिकल रिलीज हो रहा था। रोहित अब अपनी नाक को बंद करके अंदर चला तो जाता है, और उसने वहां पर जब वो अंदर जाता है तो वो देखता है कि शीला मौसी तो एक चेयर से बंधी हुई है, क्योंकि ये बस रोहित को फंसाने का एक ट्रैप था। क्योंकि दमयंती देवी जब वो यहाँ से बाहर आई थी तो उसने शीला को एक चेयर पर झूठ मूठ का बांध दिया था, और उन्हें अब शीला मौसी को देखकर अब उसे ऐसा लग रहा था कि मानो कभी भी उसकी मौत हो सकती है। रोहित जैसे तैसे अब जल्दी से शीला मौसी के पास पहुंच गया, लेकिन वहां रहना अब रोहित के लिए भी बिल्कुल मुश्किल हो रहा था। इसलिए खुद को कंट्रोल करते हुए अब रोहित ने शीला मौसी की रस्सियों को खोला, और फिर वो उसका हाथ पकड़कर उन्हें बाहर चलने के लिए कहा। यहाँ शीला ने भी अभी अपनी बॉडी के ज्यादातर वेट अब रोहित के ऊपर ही छोड़ दिया था। शीला ने ये जानबूझकर किया था, क्योंकि वो रोहित को अपनी एक्टिंग से उसे बहलाना फुसलाना चाहती थी। लेकिन रोहित ने सोचा कि शीला मौसी की हालत शायद ज्यादा ही खराब हो गई है, वो बिल्कुल ही ठीक नहीं है। इसलिए कुछ ही देर में वो दोनों अभी बाहर आ गए थे। रोहित शीला मौसी को उठाकर अपने कंधे पर उसे बाहर लेकर आ गया था। तो सामने खड़ी हुई अभी वहां पर दमयंती को देखकर अब रोहित कहता है कि लगता है कि अब तक है तुम्हारा मन नहीं भरा है। रोहित की ये बात सुनकर अब दमयंती कहती है कि वो बच्ची कहाँ है, तुम मुझे बताओगे या फिर मैं अपने तरीके से पूछूं। दमयंती के सवाल को इग्नोर करते हुए अब रोहित शीला मौसी से कहता है, मौसी आप आराम से यहाँ बैठिए, मैं आता हूँ। ये कहते हुए ही रोहित अब दमयंती देवी के सामने आ जाता है, और कुछ ही देर में दोनों के बीच में अब फिर से एक फाइट शुरू हो गई थी। यहाँ शीला मौसी अभी हैरान थी कि केमिकल कंज्यूम करने के बाद भी ये रोहित दमयंती पर भारी क्यों पड़ रहा था, क्योंकि जब रोहित वहां पर उसे बचाने के लिए गया था तो वहां पर केमिकल स्प्रेड हो गया था, लेकिन रोहित ने अपने नाक को अच्छी तरह से कवर किया था, इसलिए उस केमिकल का रोहित के ऊपर ज्यादा असर नहीं हो पाया।
लेकिन शीला अभी भी हैरान थी कि रोहित उसे अंदर से बचा कर लाया है। भले ही उसने अपने नाक को कवर किया हो, लेकिन कुछ तो केमिकल उसके अंदर गया ही होगा। शीला अब समझ गई थी कि अगर अभी उसने कुछ नहीं किया तो ये रोहित मारवा तो दमयंती को ऐसे ही जान से मार देगा, क्योंकि रोहित यहाँ पर साफ साफ जीतता हुआ नजर आ रहा था। शीला अब कुछ सोच ही रही थी कि तभी उसने अब अपने सॉक्स के अंदर से एक खंजर को निकाल लेती है, जो शीला हमेशा से ही उसमें छिपा कर रखती थी। और आज यहाँ पर आते टाइम तो उसने उसे एक बार चेक भी किया था, और उसने अब अपने हाथ में अब उस खंजर को ले लेती है और फिर वो अपने कदमों को रोहित की तरफ बढ़ा देती है। तो वही गाड़ी में बैठी हुई रेखा मौसी ये सब अपनी आंखों से देखकर अभी हैरान हो गई थी, क्योंकि जिस औरत को अभी भी रोहित बचा कर लाया था वो औरत खुद ही रोहित को मारने के लिए खंजर को लेकर उसकी तरफ भाग रही थी। इसलिए अब रेखा मूर्ति भी जल्दी से गाड़ी से बाहर निकलकर इससे पहले कि रोहित को वार्न करती कि तुम्हें संभलना होगा, अपने पीछे देखो, कि तभी शीला ने रोहित पर अपना पहला वार कर दिया था। रेखा मूर्ति उसे उसके पहले वार से नहीं बचा पाई थी, जिससे रोहित की आंखें अब एकदम से ही बाहर निकलने को हो गई थी। दमयंती के साथ फाइट छोड़कर अब रोहित जब पीछे मुड़कर देखता है कि आखिर उसके ऊपर पीछे से वार किसने किया है, तो वो शीला मौसी को ऐसे देखकर हैरानी से पूछता है कि आप कौन हैं। रोहित के इस सवाल पर अब शीला ने खंजर अपने हाथ में लिया ही था। तभी वो दूसरा वार रोहित पर करने ही जा रही थी कि तभी रोहित ने शीला मौसी के हाथ को अब जोर से पकड़ लिया। हालांकि उसे पहले ही वार का असर इतना ज्यादा था कि रोहित खड़ा भी मुश्किल से अब हो पा रहा था, लेकिन उसने बड़ी ही हिम्मत करके अब शीला मौसी के हाथ को पकड़ लिया था और उसे पीछे की तरफ धक्का दे दिया था, ताकि वो उसके ऊपर और ज्यादा वार न कर सके। अब तक केमिकल हर जगह फैल गया था। यहाँ चिराग और अब्दुल की भी हालत अब ठीक नहीं थी, क्योंकि जब रोहित शीला को बचाकर बाहर लाया था तो वो केमिकल दरवाजा खुलने की वजह से बाहर तक स्प्रेड हो चुका था। अपनी जगह से उठकर अब शीला ने जल्दी से ही दमयंती से कहा कि पकड़ो इसे। ये सुनते ही अब दमयंती ने रोहित के दोनों ही हाथों को पकड़ लिया था। दमयंती अब शीला से कहती है कि जल्दी करो, मैं ज्यादा देर तक इसे पकड़कर नहीं रख सकती हूँ, क्योंकि इसे खंजर का वार लगने के बाद भी ये अपने हाथ पैर इतनी ताकत से छटपटा रहा है। ये सुनते ही तो अब शीला मौसी ने अब रोहित के ऊपर वार करते हुए कहा कि ये मेरी तरफ से। हर वार के बाद रोहित की आह निकल रही थी, क्योंकि वो हर बार अलग अलग वार उसके ऊपर चला रही थी। इसी तरह शीला अब अपने एक वार के बाद अपने साथियों का नाम ले रही थी। एक बार में उसने राजीव गुलेरिया का नाम लिया, एक में उसने दमयंती का, उससे आगे उसने सौम्या का बदला लिया, उसके बाद उसने बड़ी रानी के भाई का, और फिर उससे अगले बार में उसने अक्षय वर्मा का बदला लिया, फिर उसने रघुवीर शेखावत का बदला लिया, कल्याण शास्त्री और अंकुर नायक, इन सभी का बदला ले लेकर उसने उसके शरीर पर वार किए। अब तक रोहित खून से पूरी तरह से ही लथपथ होकर अब जमीन पर पूरी तरह से गिर गया था। यहाँ आते ही रेखा मौसी ने अब सबसे पहले शीला को एक साथ 2 थप्पड़ मारते हुए कहा कि तुम तो डायन से भी ज्यादा गिरी हुई निकली। अरे डायन भी 7 घर छोड़कर 8वें घर में अपना मुंह मारती है, उसका विनाश करती है, लेकिन तुमने क्या किया? अरे इसने तुम्हारे ऊपर विश्वास किया, ये तो तुझे बचाने के लिए आया था। तुम अनिका की मौसी ही हो ना? मासी का मतलब क्या तुम अच्छी तरह से जानते भी हो। मासी का मतलब होता है माँ जैसी ही, लेकिन तुम तो छी। रेखा मूर्ति की अभी ये बात सुनकर अब शीला को बहुत ही गुस्सा आता है और अब वो कहती है, ये तो मुझे भी पता है कि स्वाति मल्होत्रा मेरी बहन है, ये तुम्हें मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है। या तुम्हारी ये कहते हुए ही अब शीला रेखा मौसी के ऊपर भी रेखा मौसी को एक तेज का धक्का दे देती है, जिससे कि अब रेखा मौसी भी नीचे जमीन पर गिर जाती है और उसके सिर पर नीचे गिरने से वहीं पर पड़ा हुआ एक पत्थर उसके सिर पर लग जाता है। तो वहीं शीला ने अब पास में रखा हुआ पत्थर अब उठाया और उसे रेखा मौसी के पैर पर गिरा दिया। एक तरफ जहां पर रेखा मौसी के सिर में पत्थर से चोट लगी थी, वहीं अब तक शीला ने उसके पैर पर भी पत्थर मार के चोट मार दी थी। दमयंती ने अब शीला से कहा, मुझे नहीं मालूम था कि ये रोहित मारवा फाइट में इतना अच्छा निकलेगा। दमयंती देवी की ये बात सुनकर अब शीला मौसी कहती है कि इस फैक्ट्री में कैमरा लगा हुआ है, यहाँ जो कुछ भी हुआ है उसकी रिकॉर्डिंग अपने फोन में ले लेना, क्योंकि हमें ये रिकॉर्डिंग आगे काम आएगी। शीला और दमयंती वहां से जाने ही वाले थे कि तभी दोनों के ही कानों में अब रोहित मारवा के फोन के बजने की आवाज आती है।
जैसे ही रोहित मारवा के फोन की बजने की आवाज आई तो वो दोनों पहले एक दूसरे को देखती हैं कि तभी अब दमयंती रोहित की पॉकेट से उसका फोन निकालती है तो सामने फोन स्क्रीन पर यहाँ पर राहुल की फोटो देखकर अब शीला से कहती है, ये वही है ना जो उस रात लच्छो के साथ था, देखना मुझे तो ये लड़का वही लग रहा है। रोहित की स्क्रीन को देखकर अब शीला भी कंफर्म करती है और अब कहती है कि जल्दी उठाओ इससे पहले कि फोन डिस्कनेक्ट हो जाए, आखिर हमें भी तो पता चले कि ये आखिर इससे कहना क्या चाहता है। शीला की बात को सुनकर अब दमयंती देवी उस फोन को उठा लेती है। इससे पहले कि दमयंती कुछ कहती, सामने से अब उसे आवाज आती है, ब्रो मैं कितने बार तुम्हें फोन लगा चुका हूँ लेकिन तुम मेरे फोन को इग्नोर क्यों कर रहे हो, क्या कोई बात है क्या? एनीवे छोड़ो इसे, देखो ये अच्छी बात नहीं है। सिर्फ तुम्हारे कहने पर ही मैंने उस बच्ची को, जो कि मेरी एक अनवांटेड चाइल्ड थी जिसे मैं नहीं चाहता था, उसे मैंने तुम्हें दे दिया था तुम्हारे ही कहने पर। और तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए अब मैं तुम्हें ये भी बता दूं कि मुझे अब पता चल चुका है कि वो बच्ची पेरिस में ही है और अब वो राजमहल में ही उसकी परवरिश हो रही है। सामने से राहुल ने इतना ही कहा था। ये सुनते ही अब दमयंती और शीला दोनों ही अब फटी हुई आंखों से एक दूसरे को देखती हैं, क्योंकि जो राज वो रोहित से जानने की कोशिश कर रही थी वो तो उसे अभी उसकी फोन कॉल से ही पता चल गया था। या दमयंती अब इससे पहले कि दूसरी तरफ से राहुल को किसी भी तरह का शक हो जाए, उससे पहले ही अब दमयंती इतनी बात सुनकर अब रोहित के उस फोन को डिस्कनेक्ट कर देती है और वो उसे वहीं पर ही छोड़ है, क्योंकि उन्हें जो राज रोहित से जानना था वो अब उन्हें पता ही चल चुका था। इसलिए अब वो यहाँ से जल्द निकलना बेटर समझती थी, क्योंकि उन्हें ये भी पता था कि उन्होंने किसके ऊपर हमला किया है और कोई ना कोई अभी इससे पहले उन्हें आकर यहाँ पर देख ले, इससे पहले ही वो यहाँ से भाग जाना चाहती थी। इसलिए अब वो उस फोन को यहाँ पर गिराकर वो जल्दी से वहां से चली जाती है। यहाँ अब तक उनके जाते ही अब स्वाति मल्होत्रा का चोपर भी तब तक वहां आ जाता है। स्वाति मल्होत्रा अब जल्दी से उस अपने चोपर को एक साइड लगाती है और अब वो जल्दी से उस चोपर से उतरकर वहां पर सबको देखती है तो उसे ये सब देखकर एकदम से ही हैरानी होती है। अपने ही ख्यालों से बाहर आते हुए अब स्वाति अब अनिका से कहती है कि इसके बाद का तुम अंदाजा लगा ही सकती हो कि जब मैंने रोहित को देखा तो फिर मैंने क्या किया होगा। ये कहते हुए ही अब स्वाति की नजर अब अनिका पर जाती है तो अब वो देखती है कि अनिका की आंखों में से लगातार आंसू बह रहे थे, क्योंकि जब से ही स्वाति मल्होत्रा ने ये कहा था कि उसने उसके ऊपर एक बार ऐसे गिनकर मारा था, उससे ही अनिका की आंखों में आंसू बहने शुरू हो गए थे। लेकिन स्वाति ने ये अब देखा था। स्वाति अब अपनी जगह से उठकर अब अनिका को जोर से गले लगा कर कहती है, मुझे माफ कर देना अनिका, मुझे वहां जाने में थोड़ी सी देर हो गई, काश मैं थोड़ी सी देर पहले पहुंच जाती तो शायद रोहित का ये हाल नहीं होता। अपनी माँ की ये बात सुनकर अब अनिका कहती है, मुझे उन लोगों से ज्यादा फर्क आपसे और किंग से पड़ता है माँ, मुझे उन लोगों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। काश आप दोनों ने मुझे और रोहित को शीला मौसी के बारे में सच पहले से ही बता दिया होता तो शायद मिस्टर मारवा उनके ट्रैप में नहीं फंसते। आप जानती हैं माँ, आकाश को जब सच पता चला था कि अंजलि मामी उसकी माँ है तो उसके मन में भी अपनी माँ के लिए एक नाराजगी है, और शायद जब मैं उसकी तरफ से देखती हूँ तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो ठीक भी है, लेकिन बात तो शायद कुछ हो रही है। अनिका की ये बात सुनकर अब स्वाति कहती है कि ये तुम क्या कह रही हो, सच सच बताओ कि आकाश को ये सब कैसे पता चला कि अंजलि उसकी माँ है? क्या सच में आकाश को ये पता चल चुका है? स्वाति को अब अनिका की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर आकाश को कैसे पता चला, इसलिए अब वो कंफर्म करने के लिए पहले अब अनिका से उसकी पूरी बात सुने बिना ही उससे कंफर्म करती है। अपनी माँ की ये बात सुनकर अब अनिका कहती है, ये तो माँ मुझे भी नहीं पता कि उसे कैसे पता चला है। आपको क्या लगता है, मुझे पापा को भी बता देना चाहिए कि आकाश अब सच जान चुका है या नहीं? क्योंकि अगर आकाश सच जान चुका है तो मुझे लगता है पापा को इसके बारे में अब पता होना चाहिए। अनिका की ये बात सुनकर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है कि इस बारे में मैं भी कुछ नहीं कह सकती हूँ, तुम देख लो, तुम्हें जो ठीक लगे। शायद किस्मत को यही मंजूर हो, और वैसे भी हम आखिर आकाश से कब तक ही ये सच छुपा पाते, क्योंकि ये बात तो सच ही है ना कि सच को बाहर निकलने में बहुत समय बेशक से लग जाता है, लेकिन सच एक दिन बाहर जरूर आता है।
इसलिए ये तो तय ही था कि सच तो एक दिन बाहर आना ही था। अपनी माँ की बात को सुनकर अब अनिका कहती है कि पता नहीं माँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आकाश का सच बाहर आना किसी बड़े तूफान को इनवाइट करना होगा। पता नहीं क्यों मेरे सिक्स सेंस कह रहे हैं कि आकाश का सच में कोई तूफान लेकर आने वाला है, जिससे अब तक पापा ने रोक कर रखा हुआ था। लेकिन अगर अब आकाश को पता चल गया है तो वो तूफान शायद अब पापा भी नहीं रोक पाएंगे। अनिका की बात का जवाब देते हुए स्वाति मल्होत्रा कहती है कि तुम उस तूफान की चिंता मत करो। जब तक किंग नहीं चाहेंगे ये तूफान तुम बच्चों के करीब नहीं आ सकता है। और ये मत भूलो, जब तक किंग है तो तब तक वो तूफान तुम्हारे लोगों की लाइफ में आ ही नहीं सकता। स्वाति की ये बात सुनकर अब अनिका कहती है क्या आप जानती हैं कुछ? देखिए माँ, आप मुझसे अब कुछ मत छुपाइए। आप जो भी कुछ जानती है प्लीज मुझे सच सच बता दीजिए, क्योंकि अभी मेरे लिए सब चीजों के बारे में सच जानना बहुत ही जरूरी हो गया है। अनिका की इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है कि ये एक बहुत ही लंबी कहानी है मेरी बच्ची, मैं तुम्हें कभी किसी दिन बताऊंगी। अपनी माँ को अब गले से लगाते हुए अब अनिका कहती है माँ, मिस्टर मारवा मेरे पास जल्द से जल्द आ जाएंगे ना, क्योंकि अब मैं बस एक बार उन्हें देखना चाहती हूँ। अपनी बेटी की पीठ को अब सहलाते हुए अब स्वाति मल्होत्रा कहती है मेरी बच्ची, वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे, मेरा विश्वास रखो। अनिका अब अपनी माँ से कहती है माँ, मैं मिस्टर मारवा को देखना चाहती हूँ, उन्हें छूना चाहती हूँ, उन्हें देखकर तसल्ली करना चाहती हूँ कि वो ठीक है और वो जल्द ही जल्द ठीक हो जाएंगे। पता नहीं क्यों मेरा मन इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जिस तरह से उनके ऊपर इतने वार हुए हैं उस तरह से मुझे यकीन नहीं हो रहा है। इसलिए मैं बस उन्हें एक बार अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ, ताकि मेरे दिल को तसल्ली मिल सके कि वो ठीक भी हैं या नहीं। अब अनिका की ये बात सुनते ही अब स्वाति अनिका से कहती है मुझे माफ कर दो अनिका, मेरी ही की हुई गलती की सजा किंग तुम्हें दे रहा है। अपनी माँ की ये बात सुनकर अब अनिका अपनी माँ से अलग होते हुए अब अनिका हैरानी से देखती है। उसे अपनी माँ की ये बात समझ में नहीं आती कि आखिर उसकी माँ ने ऐसी कौन सी गलती की है जिसकी सजा किंग उसे दे रहा है। इसलिए वो अब अपनी माँ से कहती है माँ, आप कहना क्या चाहती हैं, मुझे साफ साफ बताइए। ये सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा कहती है छोड़ो, बस कुछ नहीं, मेरे ख्याल से अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। इससे पहले कि सभी तुम्हें पैलेस में वहां पर ढूंढने लगे, तुम्हें उससे पहले पैलेस में वापस पहुंचना चाहिए। स्वाति मल्होत्रा की ये बात सुनते ही अब अनिका स्वाति से कहती है अब आप मेरे आखिरी सवाल का जवाब दीजिए। अगर आप मुझे अभी और कुछ नहीं बता रही हैं तो एटलीस्ट मुझे मेरे एक और सवाल का जवाब दीजिए, उसके बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी और मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं कोई और कुछ ज्यादा नहीं पूछूंगी। अनिका की ये बात सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा कहती है हाँ पूछो ना अनिका। अनिका अब स्वाति से कहती है रेखा मौसी, चिराग और अब्दुल, उनके साथ जितने भी वहां पर सिक्योरिटी गार्ड थे, उनकी यादें आपने मिटाई हैं क्या? और वो मेरे रूम में रोहित के नाम का जो लेटर मुझे मिला था, मेरे फोन पर रोहित के नंबर से वो जो मैसेज आया था, वो क्या सब आपने ही किया था फिर? अनिका के इस सवाल पर अब स्वाति मल्होत्रा बस इतना ही कहती है कि उन सभी के पीछे तुम्हारी माँ ही है। हाँ, वो सब मैंने ही किया है। ये सुनते ही अब अनिका स्वाति से कहती है कि आप दुनिया की पहली माँ है जो अपनी बेटी को उसके पति के नाम से मैसेज करती हैं। लाइक सीरियसली माँ? अनिका की ये बात सुनकर तो अब स्वाति की एकदम से ही हंसी ही छूट जाती है। अब स्वाति अपने दोनों ही हाथों से अनिका के गालों को पकड़कर कहती है रोहित से ज्यादा तुमसे प्यार कोई कर ही नहीं सकता, और अगर कोई कर भी सकता है तो वो शायद मैं ही हूँ। ये सुनते ही अब अनिका स्वाति के हाथ को अपने गालों से हटा देती है और कहती है लेकिन मैं आपसे अब भी बहुत ही नाराज हूँ। ये सुनते ही अब स्वाति कहती है कि हाँ बेटा ठीक है, अगर तुम नाराज हो तुम्हारा हक बनता है मुझसे नाराज होने का, क्योंकि तुम सही भी तो हो अपनी जगह पर। अब अपनी बेटी को गले लगाकर अब स्वाति कहती है अनिका अब तुम जाओ यहाँ से, ज्यादा वक्त नहीं है तुम्हारे पास। ये सुनते ही अब अनिका स्वाति से कहती है कि मुझे आयशा माँ की बहुत ही चिंता हो रही है, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मुझसे उनकी हालत देखी ही नहीं जा रही है। वो रोहित को याद कर करके उनकी हालत बहुत ही खराब है। मैं क्या करूं? मैं जब भी उसके सामने जाती हूं तो मुझे लगता है कि मुझे माँ को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए।
अनिका की ये बात सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा कहती है कि तुम उससे सच बता दो अनिका, लेकिन हाँ ध्यान रहे कि आयशा रोहित को देखने की जिद ना करे, क्योंकि अगर आयशा रोहित को फिर देखने की जिद करेगी तो फिर तो शायद कुछ गड़बड़ हो जाएगी। और हाँ ध्यान रखना, अगर वो जिद करे भी तो तुम उसे बता देना कि तुम रोहित का इलाज कर रही हो, तुम उसे अभी नहीं दिखा सकती हो। ये सुनते ही अब अनिका भी हाँ में अपना सिर हिला देती है और फिर अब वो अपनी माँ से कहती है ठीक है माँ, अभी मैं चलती हूँ, ख्याल रखिएगा अपना। ये सुनते ही अब स्वाति भी हाँ में अपना सिर हिला देती है। अनिका भी अब जल्दी से अपनी माँ को बाय बोलने के बाद अब वो अपनी गाड़ी में आकर बैठ जाती है और वो अपनी गाड़ी को अपने पैलेस के लिए लेकर निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ अब तक अपने रूम में बैठा हुआ राजीव गुलेरिया अपने फोन में सरवन गुलेरिया की भेजी हुई उस रिपोर्ट्स को बड़े ही ध्यान से पढ़ रहा था, जो सरवन गुलेरिया ने उसे एज ए प्रूफ भेजी थी कि जो डीएनए तुमने दिया था वो दोनों बाप बेटे का रिलेशन है, क्योंकि अब तक राजीव गुलेरिया को उस रिपोर्ट्स पर विश्वास नहीं हो रहा था। पूरे ही रिपोर्ट्स को पढ़ने के बाद अब राजीव गुलेरिया अपने मन में ही यही सोचता है कि ये राजलक्ष्मी तो सच में बहुत ही इंटेलिजेंट निकली। अरे जो बात कोई भी नहीं पता लगा पाया तो इसने इतनी आसानी से पता लगा लिया। इसका तो यही मतलब है कि आकाश मेरा बेटा है। अरे मैं इतने सालों तक जिस बेटे को पूरी दुनिया में ढूंढ रहा था वो बेटा तो मेरे ही घर पर था। मैंने ये चीज कभी नोटिस क्यों नहीं की? अरे मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने ही था, लेकिन फिर भी मैं कभी उसे प्यार नहीं कर पाया। मैंने हमेशा से ही उसको अपने से दूर किया और वो हमेशा से ही मेरी ही आंखों के सामने था। अब राजीव गुलेरिया पश्चाताप में अपने सिर पर अपना हाथ मारते हुए अब वो कहता है कि कितना बदनसीब बाप हूँ मैं। अरे मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने था और मैं उसे पहचान तक नहीं पाया, कभी उसे एक बाप वाला प्यार भी नहीं दे पाया। ये कहते हुए ही राजीव अब अपने पुराने ख्यालों में ही खो गया था कि जहां एक तरफ गुलेरिया हाउस के सारे ही बच्चे राजीव गुलेरिया के से बहुत ही डरते थे, क्योंकि जब भी राजीव गुलेरिया उन्हें उनके सामने दिखता था तो वो बच्चे डर कर वहां से भाग जाते थे, क्योंकि अंजलि मल्होत्रा से दूर होने के बाद राजीव का स्वभाव ज्यादा ही गुस्से वाला और चिड़चिड़ा हो गया था। अंजलि से दूर होने के बाद वो अब किसी से ज्यादा बात नहीं करते थे। वो कभी कभी ही गुलेरिया हाउस में जाते थे, लेकिन तब भी उनके चेहरे पर हमेशा गुस्सा ही नजर आता था, इसलिए घर के सारे ही बच्चे उनसे डरते थे। लेकिन आकाश उन सब में अलग था। आकाश उन सब में ऐसा था जो राजीव गुलेरिया से डरता नहीं था। एक आकाश ही था जो हमेशा उसके सामने उसे देखकर सामने से दौड़ कर आता था और राजीव चाचा बोलकर उसके पैरों से लिपट जाता था। लेकिन राजीव उसे हर बार खुद से अलग करते हुए उसे डांट कर कहता था कि तुम्हें मेरी कोई बात समझ में क्यों नहीं आती है? तुम मुझसे आके ऐसे चिपक क्यों जाते हो? तुम मेरे पास क्यों आते हो? तुम मुझसे दूर रहा करो। कितनी ही बार कहा है मुझसे दूर रहा करो। ये कहते हुए ही राजीव अपने रूम में चला जाता था तो वहीं करण गुलेरिया आकाश को अपनी गोद में उठाकर उसे कहता था कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे चाचा थक गए होंगे इसलिए वो ऐसा कह रहे होंगे, नहीं तो तुम्हारे चाचा तुमसे बहुत ही प्यार करते हैं। और करण गुलेरिया के ऐसे समझाने के बाद आकाश कहता था कि करण अंकल मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? राजीव चाचा हमेशा मुझसे ऐसे ही क्यों बिहेव करते रहते हैं? मैं जब भी उनके पास प्यार से उनके पास जाता हूँ तो वो मुझे ऐसे ही डांट कर भगा देते हैं। आकाश के इन सवाल पर करण गुलेरिया जानते हुए भी राजीव गुलेरिया को सुनाते हुए कहता था कि बेटा कभी कभी नफरत इंसान को प्यार करने नहीं देती, और ये शायद एक नफरत का ही नतीजा है कि वो एक प्यार को भी नहीं देख पा रही, ना तो वो किसी के प्यार को देख पा रहा है और ना ही किसी से प्यार कर पा रहा है। ये सुनते ही आकाश करण के कंधे पर ही सर रख देता था। आकाश को ऐसे देखकर अब करण गुलेरिया कहते थे कि लगता है मेरे बच्चे को आइसक्रीम खाना ही है, क्योंकि राजीव गुलेरिया की इन सारी ही बातों को भूलने के लिए, ताकि आकाश जो एक बच्चा था उसके मन पर उसका कोई नेगेटिव प्रभाव ना हो, इसलिए उसको उन बातों को भुलाने के लिए उन्हें वो करण गुलेरिया आइसक्रीम का बहाना देते थे कि क्या मेरे बच्चे को आइसक्रीम खाना है। और ये सुनते ही तो आकाश भी करण को देखकर एक स्माइल करते हुए कहता था, हाँ अंकल, आप और मैं दोनों साथ में ही जाएंगे आइसक्रीम खाने के लिए।
और ये आकाश गुलेरिया की ये बात सुनकर तो करण भी हाँ में कह देते थे कि बिल्कुल बिल्कुल क्यों नहीं जाएंगे, हम दोनों साथ में ही जाएंगे। और ऐसे ही आकाश से बात करते हुए करण आकाश को अपने कमरे में लेकर चले जाते थे। राजीव गुलेरिया अभी अपने इन्हीं ख्यालों में ही था। अभी इन्हीं सब बातों को सोचकर आज उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू बह रहे थे कि सच में उसने अपनी नफरत के आगे कभी प्यार को आने ही नहीं दिया। करण तुम मेरा भाई हमेशा ठीक ही कहता था कि मैंने नफरत में अपनी आंखों को ऐसे बंद कर लिया था कि मैं कभी एक छोटे से बच्चे का प्यार भी नहीं देख पाया। अरे मैं कितना बदनसीब बाप हूँ, मेरी आंखों के सामने मेरा बेटा था। मैंने कभी ये भी सोचने की कोशिश नहीं की कि एक छोटा सा बच्चा जब क्योंकि सब डरते हैं और वो सामने से दौड़ कर आता है, तो मैंने कभी भी उसे अपने दिल से लगाने की कोशिश भी नहीं की। मैंने कभी उसे गले से भी नहीं लगाया। अपने इन्हीं ख्यालों से बाहर आकर अब राजीव कहता है कि हो सके तो मुझे माफ कर देना आकाश, तुम तो बचपन में ही मुझे पहचान गए थे, लेकिन मैं ही तुम्हें पहचान नहीं पाया। शायद तुम्हें बचपन से ही अपने खून के बारे में वो एहसास था, इसलिए ही तो तुम मेरे पास दौड़ कर आते थे। आज राजीव गुलेरिया की आंखों में आंसू आ गए थे अपने इतने सालों के बिहेवियर को लेकर जो उन्होंने आकाश के साथ आज तक किया था। आज वो अपने इस पश्चाताप को कम भी नहीं कर पा रहे थे। आज राजीव गुलेरिया अपने ही गिल्ट में था कि वो आखिर किस मुंह से अब आकाश को सच बताएगा कि आकाश उसका ही बेटा है और वो उसका ही बाप है। अरे जब आकाश को पता चलेगा कि मैं उसका बाप हूँ तो उसका रिएक्शन क्या होगा, क्या सोचेगा वो मेरे बारे में, जबकि खुद उसके ही हाथों से आकाश को बचपन में गोली लगी थी। राजीव अब अपनी इसी सोच में ही था, तो वहीं दूसरी तरफ अभी अनिका भी अब तक अपने पैलेस में पहुंच चुकी थी।